तो पहले ये भी खूब होते थे, ये धोखे भी इस प्रकार के बड़े यूं कॉमन हुआ करते थे। इसलिए अपने तो एक रिवाज ही है, मैंने कभी पहले बताया होगा आपको, खाना खाने वाला, कि किसी के घर पे जब भी कोई बंदा जाता तो खाना दोनों साथ बैठ के खाते हैं। मैं आपके घर पे आया हूं तो मैं खाना खाने बैठूंगा तो आप घर के मालिक को मेरे साथ बैठो, और मैं आपको खिलाऊंगा और आप मेरे को खिलाओ, केवल इसलिए कि जहर में अकेला ना मरूं, मरे तो तू और मरे साथ के अंदर। तो आजकल लोग उसको कहते हैं अरे रेस्पेक्ट है, ये तो एक तो और लो, एक तो रखा है रेस्पेक्ट है, डाउट है कि तू कह रहा है मैं जहर दूंगा, मैं कह रहा हूं तू जहर देगा। तो ये पृथ्वीराज था ना, इस पृथ्वीराज का एक अंकल था, अंकल का नाम था सूरजमल। क्या नाम था? तो बनती नहीं थी, सूरजमल खुद राजा बनना चाह रहा था, यहाँ पे रायमल को और इनको उठा के, इनके परिवार में था, थोड़ा दूर का भाई था, वो राजा बनना चाह रहा था, बनती नहीं थी। तो एक दिन पृथ्वीराज के और सूरजमल के बीच में दिन में युद्ध हुआ, और दिन वाले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज जीतता है, सूरजमल हारता है। शाम को पृथ्वीराज सूरजमल से मिलने के लिए जाता है, युद्ध बंद हो गया, शाम को तो मिलने के लिए जाता है, तो जाके पूछता है अंकल कितने घाव लगे आज? तो सूरजमल ने कहा यार खूब सारे लगे। तो उसने कहा कल तो घाव आपके दर्द करने बंद कर देंगे। कि क्यों? कि कल मैं मार दूंगा, तो मरने के बाद दर्द होता नहीं। तो सूरजमल ने कहा वो तो देखेंगे, कल तू मार देगा कि मैं तेरे को मार दूंगा। तो वो जो सूरजमल की वाइफ थी उसने पृथ्वीराज को कहा कि खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो। तो पृथ्वीराज ने अपनी चाची को कहा कि हाँ लियाओ, खाना लियाओ। तो पृथ्वीराज के लिए थाली में खाना डाल के लाई। तो पृथ्वीराज अपने उस अंकल से पूछता है कि अंकल आप भी खा लो, खाना खा लो। तो उसने कहा हाँ यार मैंने भी नहीं खाया, मैं भी खाना खा लेता हूँ। जैसे सूरजमल थाली में साथ में आके बैठा, उसकी वाइफ भाग के थाली बीच में से उठा के ले गई। तो पृथ्वीराज ने कहा भाई ये क्या बदतमीजी है, आपने कहा था खाना खाओ तो मैं बैठा, थाली कैसे उठा सकते हो मेरे आगे से? तो सूरजमल उसको कहता है कि मैं और तू एक ही खून है, एक ही परिवार के हैं, इसलिए हम लड़ तो लेंगे पर मैं तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा कभी। चाची तो दूसरे परिवार से आई है, तो थाली में जहर मिला के लाई थी, तो तू अकेला खाता तो यही मर जाता, तूने मेरे को बुला लिया तो इसको लगा 2 मिनट में घर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए थाली उठा के ले गई। आपके बीच युद्ध हुआ है, आप शाम को जाके मिल रहे हो, सामने वाला पक्ष मारने की बात करता है, उसके बावजूद आप मिल रहे हो, आज हो जाएगा। सामाजिक मूल्य अलग है जी, बहुत समाज संरचनाओं से बनता है, धीरे धीरे बनता है। टोडा, टोडा पड़ता है अपना टोडा, अभी मैं टोडा नाम ले रहा था, टोंक में जगह पड़ती है टोडा। यहाँ का एक राजा था, उसका नाम था सुल्तान सोलंकी। क्या नाम था? सुल्तान। अजमेर में तब मुसलमानों का राज आया था नया नया, अजमेर से मुसलमानों का एक अटैक होता है, टोडा के सुल्तान सोलंकी को हार का सामना करना पड़ता है। सुल्तान सोलंकी अपने परिवार को लेकर टोडा से निकल जाता है और मेवाड़ चला जाता है। कहां चला जाता है? राजा कहाँ का? टोडा का। चला कहाँ पे गया? मेवाड़। मेवाड़ का राजा है रायमल। उसने रायमल कहा रायमल मेरी सहायता कर, रहने की जगह दे, थोड़े दिनों बाद मैं टोडा छीनूंगा तो वापस चला जाऊंगा। ठीक है। अब सुल्तान सोलंकी मेवाड़ में रहता है और टोडा जीतने की वापस तैयारी कर रहा है अपनी। पर सुल्तान सोलंकी को यह भी समझ में आया कि टोडा जीतना इतना सरल नहीं है, मुसलमान जबरदस्त वो तकड़ा कब्जा करके बैठे हैं वहां पर। सुल्तान सोलंकी की एक बहुत सुंदर राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम है तारा। क्या नाम है? उसने घोषणा की कि तारा की शादी उसके साथ की जाएगी जो मेरे को टोडा जीत के देगा। तारा से कई राजकुमार शादी करना चाहते थे, तो ऑफर ठीक लगा, टोडा जीतो, तारा से विवाह करो। रायमल के 13 बेटे थे। कितने बेटे हैं? 13। तो रायमल के 13 बेटों को भी ये बात पता चली। रायमल ने कहा कि भाई सुल्तान कह रहा है जो टोडा जीत के देगा उसकी शादी किससे होगी? तारा से। तो तुम में से है कोई जो टोडा जीते? तो जयमल ने कहा मैं जीत दूंगा। तो रायमल ने सुल्तान सोलंकी कहा कि मेरा बेटा जयमल जो है तेरे को क्या जीत के देगा? टोडा। तो उसने कहा सगाई तो आज ही पक्की, और जैसे टोडा जीतेगा हम जयमल की शादी किसके साथ कर देंगे? तारा। अब जयमल युद्ध की तैयारियां कर रहा है कि अपने को टोडा जीतना है। एक दिन शाम के टाइम में उसके कुछ दोस्तों ने उसको कह दिया कि तारा से मिले हो तुम कभी? भाभी जी से मिल के आए हो? उसने कहा ना, व्हाट्सएप पे बात भी नहीं होती। उसने कहा ना, उसने कहा मॉडर्न टाइम है, मिल लेना चाहिए तुम्हें। तो जयमल एक दिन शाम को तारा से मिलने के लिए उनके घर पे चला गया। उसने सोलंकियों को जाके कहा, भाई सोलंकी राजकुमारी थी वो, सोलंकियों को जाकर कहा भाई मुझे तारा से मिलना। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये रिवाज नहीं है, शादी से पहले आप लड़की से नहीं मिल सकते। उसने कहा बदतमीज हो, मैं तुम्हारा जवाई हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मिलूंगा तो मिलूंगा मैं। उसने कहा देखो हम हाथाजोड़ी कर रहे हैं, प्लीज यहाँ से वापस चला जाओ वरना कुछ बुरा हो जाएगा। क्या कर लोगे मेरा? ऐसे झगड़ा हुआ, झगड़े में मार दिया सोलंकियों ने। अभी लिखा आपने सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, ऐसे लड़के के चक्कर में, है ना? मेरे से एक पुरुष होने के नाते ये लिखवाया नहीं जाता, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ। बाकी कांड ये हो गया था। अब कहानी आगे वाली इंटरेस्टिंग है। ये बात पता चलती है रायमल को। किसको? सोलंकी ने रायमल को मैसेज किया कि आपका बेटा जयमल कल आके कल इस प्रकार की बातें कर रहा था और हमने उसको मार दिया। रायमल ने कहा कोई बात नहीं, जो महिलाओं के बारे में इस प्रकार की बात करते हैं उनका अंगूठा नहीं काटते, उनका काटते हैं। अब रायमल ने कहा अब तारा से शादी कौन करेगा? तो पृथ्वीराज कहता है मैं करूंगा।
फिर पृथ्वीराज तारा से टोडा जीतता है। पृथ्वीराज टोडा जीतने के बाद तारा से शादी करता है। तारा को अजमेर के किले में रखता है, इसलिए अजमेर के किले का नाम। भाई को मार दिया था उस लड़की से शादी की बाद में, है। आज हो जाए। सामाजिक मूल्य बहुत अलग चीज है जी। समाज की संरचना ऐसे कैसे समझ लोगे आप। 13 थे, उनमें 3 मुख्य थे। कौन कौन? पृथ्वीराज, जयमल और सांग। तो ये तीनों आपस में झगड़ते कि रायमल के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। रायमल ने 1-2 बार समझाया कि यार मेरे मुंह पर तो ये बात मत किया करो कि पापा के मरते अगला राजा कौन बनेगा। मतलब तुम डेली यूं प्रैक्टिस ही करते रहते हो कि पापा कब मरे और अगले राजा बने। पर ये भाई नहीं माने, नहीं माने। तो इनके एक अंकल थे, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था? उन अंकल ने एक दिन कहा कि चलो मैं तुम्हें, एक महिला है जो भविष्य देखती है, उससे भविष्यवाणी करवाते हैं तुम्हारी राजा कौन बनेगा। गए उन महिला के पास, वो एक मंदिर में पूजा करती थी। उनको जाकर तीनों रायमल के बेटे हैं और तुम इनका भविष्य बताओ कि इनमें से अगला राजा कौन बनेगा। बड़ी समझदार महिला थी। उसने कहा देखो मैं भविष्य तो बता दूंगी, पर मैं जिसका एक का भी नाम लूंगी तो बाकी दोनों भाई उसके दुश्मन हो जाएंगे, इसलिए ये इस प्रकार के भविष्य नहीं पूछने चाहिए। जो विधाता ने लिखा है वो होके रहेगा, एक बन ही जाएगा, तो क्यों पहले ही पूछना। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल आदमी था। पृथ्वीराज ने तलवार बाहर निकाली कि बताती है कि नहीं बताती। फालतू की पंचायत थी, तलवार से सबको डर लगता है। उसने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, 2 बचे इनमें से बता कौन बनेगा। और उसने कहा सांगा बनेगा। कौन बनेगा? तो पृथ्वीराज और जयमल दोनों टूट के बड़े, सांगा को साइड में लिया। सांगा की आंख फोड़ दी थी आपस की लड़ाई के अंदर। सारंग देव वो महिला बीच बचाव करके सांगा को वहां से निकालते हैं, निकल तू यहां से। सांगा वहां से निकलता है। राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है सेवंत्री। कौन सी जगह है? कौन से जिले में? राजसमंद। वहां पर एक मंदिर है, रूप नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर है? रूप नारायण मंदिर। उस मंदिर में एक तीर्थयात्रियों का दल रुका हुआ था। कौन रुके में? तीर्थयात्री, है ना। मारवाड़ की तरफ से कुछ तीर्थयात्री आए और वो रुके में। उन तीर्थयात्रियों का जो नेता है उसका नाम है बिद्दा जेतमालोत। क्या नाम है? बिद्दा जेतमालोत। मारवाड़ से तीर्थयात्री आए हुए थे, जा रहे होंगे कहीं पर, पहले रुकने की जगह मंदिर धर्मशाला यही हुआ करते थे, तो वहां पे रुके में। सांगा भागता भागता अब वहां पर पहुंचता है, सेवंत्री गांव के उस मंदिर में पहुंचता है, रूपनारायण मंदिर में, जहां आगे कौन बैठा हुआ था? बिद्दा जेतमालोत, तो अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। सांगा उनको जाके कहता है कि मेरा घोड़ा थक गया है, ये घोड़ा तुम रखो और मुझे नया घोड़ा दो। तो उसे तू है कौन, क्या क्या बात हुई, तेरे आंख से खून टपक रहा है, लगी हुई है तेरे। उसने कहा मेरे भाई मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं मेवाड़ का राजकुमार हूँ, रायमल का बेटा हूँ, पर हमारी आपस में भाइयों भाइयों की लड़ाई हो गई और अब मेरा घोड़ा थक चुका, आगे मैं निकलूंगा कैसे, तो मेरे को नया घोड़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, खाना वाना खाया, आ रही थी दूर से आया है। तो उसने कहा अरे इतने में भाई आ जाएंगे। उसने कहा अरे भाइयों को हम रोकेंगे, तू हमारे पास आया है, तेरी रक्षा करना हमारा अब कर्तव्य है, चिंता मत कर तू। उसको खाना वाना खिलाते हैं सांगा को, वहां से अपना घोड़ा देते हैं, सांगा घोड़ा वहीं बंधवाते हैं, अब निकल। अपने 2 आदमी भेजते हैं साथ में, यहाँ से निकाल दिया जाए। इतने में पीछे से जयमल पहुंच गया। उसने पूछा जाते ही कि भाई ये घोड़ा बंधा हुआ है, तो सांगा घोड़ा है, सांगा कहाँ गया? तो उन्होंने मना किया हमें नहीं पता कहाँ गया, हमको ध्यान रखते हैं क्या कौन कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता। तो वहां पर लड़ाई होती है, उस लड़ाई में बिद्दा जेतमालोत लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन? पर वो इतनी देर तक रोक लेता है कि सांगा आराम से निकल जाए। सांगा वहां से निकलता है, सांगा निकल के वहां से आ जाता है अजमेर। कहां पे आ जाता है? अजमेर। अजमेर में एक बंदा था करमचंद परमार। कौन बंदा है? वो सांगा को अपने पास रख लेता, तो सांगा किसके पास रुक जाता है? करमचंद पंवार। अच्छा, मेवाड़ वालों को लगा कि वो निकल गया इधर। अब वो 2 भाई पीछे बचे हुए हैं, कौन? पृथ्वीराज और जयमल। थोड़े दिनों बाद सोलंकियों वाली लड़ाई में जयमल मारा गया। थोड़े दिनों बाद पृथ्वीराज को जगमाल देवड़ा ने जहर के लड्डू दे के मार दिया। तब तक सांगा चुपचाप यहाँ बैठा है करमचंद पंवार के पास। सांगा यहाँ से बाहर कोई सूचना नहीं है। अब सांगा को पता चला दोनों भाई मर गए। सांगा वापस मेवाड़ जाता है। रायमल जी को पता चलता है मेरा बेटा वापस आ गया। रायमल जी ने घोषित कर दिया अगला राजा कौन बनेगा? सांगा बनेगा। तो सांगा को बचाने वाला कौन था? बिद्दा जेतमालोत। कौन था? तो सांगा जब बाद में चित्तौड़ का राजा बना तो बाद में कहावत बनेगी, सांगो भोगे चित्रकूट। बोलो देखे, चित्रकूट मतलब चित्तौड़, चित्रकूट मतलब चित्तौड़, भोगे मतलब राज करना, भोगना मतलब वीर भोग्या वसुंधरा। क्या बोलो? वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा मतलब धरती, भोगना मतलब राज करना, वीर ही धरती पर, इसलिए एक डायलॉग है वीर भोग्या। तो वैसे सांगो भोगे चित्रकूट, सांगा चित्तौड़ पर राज करता है। सांगा सिर बिदा सटे। बोलो, राजस्थानी भाषा में आटो साटो मतलब अदला बदली,
आटो साटो मतलब आदल। सिर बिदा, बिदा के सिर के बदले में संगा चित्तौड़गढ़ राजा बना। यदि उस दिन बिदा अपना सर नहीं कटवाता तो संगा चित्तौड़गढ़ राजा। मैंने कल आपको बताया था कि उत्तर भारत में 4 बड़ी रियासतें थी, दिल्ली, मालवा, गुजरात। हमने पढ़ा था कुंभा के टाइम में दिल्ली क्या हो रखी थी, कमजोर, लेकिन अब दिल्ली वापस मजबूत होती जा रही थी। संगा जब राजा बना तब दिल्ली का सुल्तान कौन है? सिकंदर लोदी। मालवा का सुल्तान नासिर शाह। गुजरात का सुल्तान है ना। कोई पूछेगा सांगा जब राजा बना तब दिल्ली, मालवा और गुजरात की क्या स्थिति थी, बता सकते हो? सांगा इन तीनों से लड़ता है। सांगा दिल्ली से भी लड़ता है, सांगा मालवा से भी लड़ता है और सांगा गुजरात, पर इन तीनों राजाओं से नहीं। इनके आगे जो आए थे उन सबसे लड़ाई हुई। मतलब सिकंदर लोदी के बाद वाला लड़ता है, नासिर शाह के बाद वाला लड़ता है और महमूद बेगड़ा के बाद। क्योंकि सांगा राजा बना तब ये राजा थे, इतने ये मर गए, ये मर गए, नहीं बन गए, नहीं बन गए, तो उनसे सांगा की लड़ाई हुई। पहले लड़ाई हुई दिल्ली के साथ। खातौली कहां पड़ता है? कोटा। कब हुआ खातौली का युद्ध? 1517। किस किस के बीच में? सांगा और इब्राहिम लोदी। अब बताओ इब्राहिम लोदी कहां का राजा होगा? दिल्ली। सिकंदर लोदी का बेटा ही है। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई। इब्राहिम लोदी को झटका लगा गया, मैं दिल्ली का सुल्तान हूं और मेरे को हरा दिया। तो उसने कहा वापस चलेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर। कब हुआ बाड़ी का युद्ध? वही सांगा और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कहां का राजा है? वापस सांगा जीत। अब एक बात समझना, देखो इब्राहिम लोदी की राजधानी है आगरा। कौन सी राजधानी है? दिल्ली के सुल्तान थे, पर लोदियों ने अपनी, इब्राहिम लोदी का पिता जो सिकंदर लोदी था और राजधानी लेके आ गया था आगरा। तो ये जब हमला करने के लिए आ रहे हैं तब किधर से आ रहे हैं? आगरा। हालांकि दिल्ली मानते हैं, इनकी सल्तनत का नाम दिल्ली था, पर इनकी राजधानी कौन सी बन गई थी? आगरा। अब मान लो ये आगरा है ना, सांगा की राजधानी चित्तौड़गढ़। सांगा की राजधानी चित्तौड़, तो सांगा चित्तौड़ से जाएगा, वो कहां से आएगा? आगरा। आगरा से 80 किलोमीटर दूर बाड़ी है। 80 किलोमीटर दूर क्या है? तो इब्राहिम लोदी अपनी राजधानी से कितने किलोमीटर है? यहां से 470 किलोमीटर है। कितनी है? इब्राहिम लोदी की राजधानी से 70 किलोमीटर ही चल रही है। मतलब आप काहे भाई साहब दिल्ली के सुल्तान बने बैठे हो, मतलब राजधानी के 80 किलोमीटर दूर में आके आपको एक आदमी 500 किलोमीटर चला के आता है, कूट के जाता है। तो ये सांगा है। सांगा ने एक भी युद्ध अपनी सीमा में नहीं लड़ा है। बाहर मैं आ रहा हूं, तुम वहीं रुको, हिलना मत, तुम वहीं रहना। मैं 500 किलोमीटर। मैं तो अभी भी कहता हूं, आप में से कितने बच्चे हैं जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, मेवाड़ के हैं? आप में से आज दिन तक किसने धौलपुर देखा है? एक हाथ खड़ा किया। क्यों गए तुम? हैं? करौली क्यों गए? करौली क्यों? बैठ। मैं पूछ रहा हूं उदयपुर चित्तौड़गढ़ का कौन है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ वालों ने किस किसने धौलपुर देखा है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा वालों ने किसी ने धौलपुर देखा है? किसी नहीं देखा। आप में से लास्ट धौलपुर सांगा ही देख के आया था। मेवाड़ में सांगा के बाद कोई धौलपुर भाई। आप अलग है ना, आप साउथ राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, न सीधा ट्रांसपोर्टेशन है न सीधा कम्युनिकेशन है। तब सांगा की जीत बड़ी दिखती है। अरे यार इतनी दूर गया वो आदमी, आज के 500 साल पहले वो अपनी सेना लेके पूरा का पूरा उसके पास चला गया। मतलब 80 किलोमीटर आगे तो आगरा आ ही जाएगा। इसका मतलब उसकी वहां तक चल रही है और सामने वाले बंदी की 80 किलोमीटर चल रही है। तो सांगा लगता है कि यार वास्तव में उत्तर भारत में क्या राजा रहा होगा सांगा उन दिनों। और इसमें तो इब्राहिम लोदी के बेटे बेटे को सबको पकड़ ही लाए थे। इब्राहिम लोदी ने बाद पैसे वैसे देके छुड़वाए थे, रुपए भेजे थे कि मैं रुपए दे दूंगा टाबर को तो छोड़ो यार। तो इन्होंने थोड़े दिन उसको रख के कहा भाग जा, बापू बुला रहे तेरा। तो दिल्ली आ गई। दिल्ली 2 युद्ध आ रही है, कौन कौन से? अब मालवा वालों की बारी आई। गागरोन कहां पे? झालावाड़। कब हो रहा है गागरोन का युद्ध? किस किस के बीच में? सांगा और महमूद खिलजी सेकंड। कुंभा के टाइम मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट, सांगा के टाइम में महमूद खिलजी सेकंड। मालवा में एक जगह पड़ती है चंदेरी। कौन सी जगह? कहां पे? मालवा। चंदेरी का जो सामंत था उसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था? मेदिनी राय। मेदिनी राय कहां का है? चंदेरी। चंदेरी कहां था है? मालवा। मेदिनी राय बड़ा मजबूत मंत्री था, मालवा का मंत्री था। और इस महमूद खिलजी सेकंड को राजा बनाने वाला कोई बंदा था, तो वो कौन था?
मालवा में महमूद खिलजी फर्स्ट से लेके महमूद खिलजी सेकंड के बीच में जो भी राजा बने, बड़े कमजोर राजा बने, उस समय मालवा में सबसे अधिक कंट्रोल यदि किसी आदमी का था तो किसका था? और ये स्वाभाविक है, जब राजा कमजोर होंगे मंत्री पावरफुल होंगे, जब राजा ताकतवर होगा तब मंत्री क्या होंगे? कमजोर। अब महमूद खिलजी को तो राजा बनाने पड़ा, कौन था? मेदिन राय। लेकिन महमूद खिलजी राजा बनने के बाद पावरफुल होता, थोड़ा पावरफुल होता था, वो किसकी बातें नहीं मानेगा। तो मेदिन राय की महमूद खिलजी की बननी क्या हो गई? बंद। तो मेदिन राय को लगा कि मालवा में तो मेरे साथ कोई ना कोई खतरा हो सकता है, तो मेदिन राय भाग के सांगा के पास आ जाता है। कहाँ जाता है? मेदिन राय दुश्मन किसका? महमूद खिलजी का। शरण कौन दे देता उसको? और सांगा उसको गागरोन का किला दे देता है। गागरोन का किला सांगा के पास में, और सांगा ने कहा कि तू मेरी तरफ से क्या संभाल ले जाके? गागरोन। महमूद खिलजी ने कहा कि भले तू पाताल लोक में चला जा, वहां से भी ढूंढ के मारूंगा। इसलिए महमूद खिलजी अब मेदिन राय को पकड़ने के लिए कहाँ आएगा? गागरोन। पर गागरोन का किला मेदिन राय को किसने दिया? तो अब मेदिन राय की सहायता के लिए कौन आएगा? इसलिए लड़ाई कहाँ होगी? पहले बड़ी बात, लड़ाई भी, लड़ाई में फिर सांगा जीतता है। इसको गिरफ्तारी कर लाए, महमूद खिलजी को तो पकड़ के चित्तौड़ ले आए थे। सांगा का एक सेनापति पकड़ के लाता है, हरिदास चारण। 6 महीने तक यहीं रखा था महमूद खिलजी को। 6 महीने बाद महमूद खिलजी माफी मांगता है। माफी मांगने के बाद इसको यहाँ से भगा दिया जाता है, भाग जाए यहाँ से। तो दिल्ली आ रही, मालवा आ रहा, अब तीसरी किसकी गिरा आएगी? अच्छा, गुजरात मेवाड़ में भी नहीं बनती है लंबे टाइम से। कौन सी रियासत को लेके? नागौर। किसको लेके? मेवाड़ वालों का ना नागौर का टैक्स हम लेंगे, गुजरात वालों का ना नागौर का टैक्स। अभी सांगा किसे लड़ रहा था? मालवा से। तब गुजरात ने मालवा की सहायता की थी। गुजरात ने किसकी सहायता की? सांगा ने कहा बदले लिए जाएंगे सब चुन चुन के। ये अपना मेवाड़, मेवाड़ के पास में एक बड़ी रियासत कौन सी? गुजरात। गुजरात, और गुजरात के पास में एक छोटी सी रियासत थी, उसका नाम था ईडर। क्या नाम था? पहले ईडर एक अलग रियासत थी, गुजरात एक अलग रियासत। अब तो गुजरात राज्य है, ईडर गुजरात के अंदर ही आता है। अब ईडर अलग से कुछ ही नहीं है, पर पहले ईडर एक अलग रियासत हुआ करती, गुजरात एक अलग। मतलब गुजरात का राजा अलग बनेगा, ईडर का राजा अलग बनेगा। ईडर में राज को लेके दो भाई लड़ रहे हैं आपस में, भारमल और रायमल। तो भारमल भाग के इसके पास गया, गुजरात वाले के पास, मुजफ्फर शाह के पास, और उसको जाकर भाई मेरी सहायता करो, और मेरे क्या बना? राजा। तो गुजरात वाला ये चाहेगा कि पड़ोस में यदि उसका आदमी बैठ जाए तो ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो मुजफ्फर शाह ने राजा किसको बना दिया? भारमल। तो बेरोजगार कौन? रायमल की शादी मेवाड़ हो रखी थी। रायमल की शादी कहाँ हो रखी? तो ये ससुराल आया। ससुराल में राजा कौन है? सांगा। इतने ससुराल बढ़ूंगा, कहा कि भाई जवाई हो तुम्हारा, मेरी हेल्प तो करो कम से कम। तो सांगा किसकी सहायता करने जाएगा? तो जब सांगा रायमल की सहायता करने के लिए रवाना होगा तो कहां पर अटैक करेगा? ईडर। ईडर का राजा कौन है? भारमल। भारमल किसकी वजह से बैठा है? तो भारमल को पता चला कि रायमल किसको बुला के ला रहा है? सांगा। तो भारमल ने मुजफ्फर साहब कहा कि भाई तूने कहा था ईडर का राजा बन जा, बन गया मैं, लेकिन अब वो रायमल किसको बुला के ला रहा है? सांगा। मुजफ्फर साहब ने कहा चिंता करने की कोई आवश्यकता, तेरा भाई आ रहा, मिलके लड़ेंगे। तो अब ईडर में लड़ने के लिए कौन आ गया? मुजफ्फर साहब। सांगा ने दोनों को कूटा ढंग से। हालांकि थोड़े दिनों बाद रायमल मर गया। तो ये भारमल जिसको सांगा हटाता है, ये सांगा के पास आता है। इसने कहा सर, सांगा ने कहा तू बन जा। सांगा यहाँ दोनों को राजा बनाता है। पहले किसको बनाता है? रायमल। फिर रायमल मरा तब किसको? क्योंकि भारमल को समझ में आया कि गुजरात वाले राजा नहीं बना पाएंगे, बना भी दिया तो सांगा अपने को रहने नहीं देगा। हारेगा सहारा बाबा सांगा हमारा, इसके अलावा दूसरा कोई बनाने वाला नहीं। उत्तर भारत की 3 बड़ी रियासतें, दिल्ली, मालवा, गुजरात, तीनों की सीमाओं में जाके रहे हैं, है ना। एक बार भी ये नहीं कि अगले चित्तौड़ आ गए और सांगा ने हमला रोक दिया। ना 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 ना, मैं आ रहा हूं, तुम वहीं रहना, तुम वहीं जहमत उठाने की कोशिश ही मत करो। दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी कौन है? लोदी अफगान थे। लोदी कौन थे? अफगान। लोदियों का राज्य भारत में स्थापित करने वाला था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी बना। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी बना। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी। अफगानों में एक सिद्धांत था कि सब भाई बराबर है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं, भले ही तू राजा बन गया तो भी है हमारे बराबर ही। तो बहलोल लोदी जब राजा बना था तो वो अपने बाकी, वो राजा बन गया है लेकिन बाकी जो उसके सेनापति थे उनको भी अपने बराबर मानता। इवन बहलोल लोदी कभी कुर्सी पे भी नहीं बैठता था, नीचे ही बैठता। तो अगर राजा हो आप सिंहासन पर बैठो, नहीं नहीं यार सब बराबर ही थे, नीचे बैठता, बाकी सबको भी नीचे बिठा के मीटिंग करता। इवन बाकी जो सेनापति थे बहलोल लोदी को भरी सभा में डांट दिया करते, बदतमीज कल वहां से क्यों खड़ा था। और बहलोल लोदी तो भी बेचारा वैसे था, यार सबके सामने मत डांटा करो, डांटना भी तो साइड में ले जाके डांट लिया करो। मतलब इतना समानता का व्यवहार था कि वो सुल्तान को भी कुछ भी सुना दिया करते। अब बहलोल लोदी का संघर्ष करके राजा बनता है, लड़ाई करता है, अपने कबीलों को साथ लाता है, फिर यहाँ पे राजा बनता है। बहलोल लोदी के बाद राजा बना सिकंदर लोदी। कौन बना? बाप के बाद बेटा। क्या वो संघर्ष करके बना? उसको तो मिल गई, बाप की बपोती मिल गई, तो उसने चेयर पे बैठना शुरू किया। उसने उसने चेयर पे बैठना शुरू किया। भाई अब चेयर लगाई जाए, तुम भी लगा लो चेयर, मेरा थोड़ा सिंहासन बड़ा लगा दो, तुम चेयर पे बैठ जाओ, पर बैठो सही, नीचे क्यों बिठा रखा है। इससे अफगानों को थोड़ा थोड़ा बुरा लगना शुरू, ये क्या तरीका है।
तू सुपीरियर थोड़ी है। ठीक है, एक आदमी को हमने कहा है कि डायरेक्शन दे दे, इसका मतलब ये थोड़ी दादागिरी दिखाएगा। अब सिकंदर लोदी की बात बनता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी तो दादा के पास भी थी राज, बाप के पास भी था, आपके पास आ गया था, आपने कुछ भी संघर्ष किया। तो इब्राहिम लोदी ने कहा कुर्सी पे मैं बैठूंगा, बाकी सभी कुर्सियां हटाओ बाकी खड़े रहो तुम सारे के सारे। कुल मिला के अफगान इब्राहिम लोदी से नाराज है। अफगान इब्राहिम लोदी से, वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। उसके परिवार के दो लोग हैं, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। कौन कौन? किसको हटाना चाहते हैं? अच्छा, इब्राहिम लोदी जो जो खिलाफ हो रहे थे उनको पकड़ के मार रहा था, खिलाफ हो उनको पकड़ पकड़ के मारा जाए। तो अब कुछ लोग इब्राहिम लोदी के सपोर्ट में आएंगे, कुछ उसके खिलाफ होंगे, उनको क्या कर रहा है? मार रहा है। तो लोगों में दहशत हो रही है, यार ये तो मार उड़ देगा। तो अब वो जो दो थे, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, उनको लगा कि यार अकेले सीधे सीधे तो इब्राहिम लोदी से पार पड़ेगी नहीं। दौलत खान लोदी पंजाब था, कहां पे था? और अब ये था कि इब्राहिम लोदी अगला उसको ही मारेगा। तो इब्राहिम लोदी ने उसको बुला लिया था अगला दिल्ली बात करने के लिए। उसको समझ में आ गया कि तेरे को दिल्ली जाके मारेंगे। तो उसको लगा क्या किया जाए। तो अब लोकेशन क्या है अपनी? ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, यही तो है। पहले पाकिस्तान भी अपना हिस्सा ही हुआ करता था, यही मान लिया जाए। मैं कहता हूं पंजाब में बैठा है तो पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, लाहौर, लाहौर के अंदर बैठते थे। तो वो बंदा लाहौर बैठा है, इधर अपनी दिल्ली है, इधर लाहौर है, यहाँ काबुल। अफगानिस्तान में काबुल, पंजाब में लाहौर, और इंडिया में अपने दिल्ली। ये बड़े सेंटर है। काबुल के पास में बैठा हुआ है बाबर। कौन बैठा है? अच्छा, वो भी काबुल का नहीं है, वो फिर अफगानिस्तान से भी आगे एक जगह उज्बेकिस्तान। कहां का है? तो उज्बेकिस्तान का बाबर है। वो राजा बनना चाहता उज्बेकिस्तान का, पर उसके चाचा ने उसको निकाल दिया वहां से। उसके चाचा निकाल दिया तो वो कहां पर आ गया? काबुल। दिल्ली में कौन बैठा है? इब्राहिम लोदी। और उसका एक जो परिवार का दौलत खान लोदी, वो कहां बैठा है? लाहौर। ये इसको मारना चाहता है, इसको लगा इधर वाला मारेगा, इधर वाले से हेल्प मांगी जाए। तो ये जो दौलत खान लोधी यहां बैठा था, ये किससे हेल्प मांगता है? अच्छा, बाबर की हालत खराब थी, बाबर को राजा कहां का बनना है? उज्बेकिस्तान। वहां उसका चाचा बनने नहीं दे रहा, यहाँ काबुल बैठ के आपड़ा खाए क्या? तो बाबर क्या करता था, यहाँ काबुल से निकलता, इधर पंजाब की तरफ अटैक करता, छोटा मोटा लूटपाट करके वापस भाग जाता, फिर थोड़ा अटैक करता, फिर को लूटपाट करता, थोड़ा दिन काम चलता उसका, वापस चला जाता। कभी वापस चाचा की तरफ हमला करता, चाचा से मार खा के वापस आ जाता, इधर लूट करता। उसने एग्जैक्टली ऐसे झगड़े हैं इसके। इधर आता है, लूट करता है, रुपए लूटता है, वापस, सॉरी, इधर आता है, लूट करता है, रुपए लूटता है, इधर जाता है, वो सारे रुपए लग जाते हैं, वापस आता है, फिर इधर आता है। इसने सारे हमले ऐसे किए। तो इसने पंजाब पर 4 अटैक किए। कितने अटैक? लूटपाट के इरादे से अटैक किए। इस बार ये दौलत खान लोधी इसके पास गए कि क्या यार, ये पंजाब लूट लाट के चला जाता है, आगे चल, दिल्ली चल, दिल्ली में धन ही धन है, तेरे को खूब सारा धन मिलेगा, दिल्ली लूट ले तू। तो उसने कहा यार मैं दिल्ली तो कैसे लूटूंगा, दिल्ली तो इब्राहिम लोधी बैठा है। तो उसने कहा इब्राहिम लोधी की सेनापति तो हम है, हम तो तेरे साथ हैं, तुम्हें क्या फायदा है, तू दिल्ली लूट के वापस से जाना, दिल्ली हम रख लेंगे। लड़ते हैं, इब्राहिम लोधी को मारते हैं, तेरे को मिल जाएगा धन, हमें मिल जाएगी दिल्ली। तो बाबर को बुला के लाए इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार। पानीपत की पहली लड़ाई। कौन सी? पानीपत। अब क्या होगा, ये अफगानिस्तान से इधर आएगा, पंजाब की तरफ आएगा, पंजाब वाले बुला के लाए, अभी पंजाब से किधर चलेगा? दिल्ली। अब पंजाब से दिल्ली की तरफ आओगे तो बीच में हरियाणा है, तो पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब जाओगे तो बीच में क्या आएगा? हरियाणा। अब ये जब पंजाब से इधर आएगा, हरियाणा में घुसेगा। इब्राहिम लोधी को पता चला कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो ये भी तो रोकने जाएगा। तो हरियाणा में वो जगह कौन सी है? इसलिए लड़ाई कहां पर होती है? 1526। कब? जीत गया बाबर। इब्राहिम लोधी लड़ता हुआ मारा गया। अब हिसाब क्या कहता है, दिल्ली को बाबर लूटेगा और लूट के बाबर यहां से चला जाएगा। वो गया नहीं, वो दिल्ली बैठ गया। दिल्ली में इतने रुपए थे कि बाबर डायरी लिखता था, डेली डायरी लिखता हूं, तो अपनी डायरी में लिखता है, अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए, अब हमें काबुल की गरीबी, कि भाई ये रुपए लेके जाएंगे तो वापस लग जाएंगे, वापस काबुल में क्या हो जाएंगे? गरीब। अब हमें गरीब होना, अब पूरा मिर्जापुर अपना है, कालीन भैया इधर ही रहेंगे अब। तो दिल्ली और आगरा पे कब्जा करके बैठ गया। कहां कब्जा करके बैठ गया? दो सेंटर, दो थे लोधियों के, दो सेंटर थे, एक दिल्ली और एक कौन सा? आगरा। अब जब उसने आगरा पे कब्जा किया ना, तो आगरा के पास में अपने भरतपुर में एक जगह है बयाना। कौन सी जगह? उसने बयाना पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? सांगा ने कहा यह मेरा है, तू आगरा वागरा रख, तेरा उधर रख लोधियों वाला, इधर आगरा की इधर वाली जमीन मेरी है, मैं इधर नहीं आने दूंगा। इसलिए सांगा बाबर से लड़ने कहां जाएगा? कहां जाएगा? अब बाबर ने जब बयाना किले पे कब्जा किया था ना, तो बाबर ने अपना एक सेनापति यहां पर छोड़ा था, उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम था? तो बयाना का किला किस सेनापति के पास था?
अच्छा, मेहंदी ख्वाजा किसकी तरफ से बैठा है? बाबर। बाबर खुद बैठा है आगरा। बाबर बैठा है आगरा, बयाना पे कब्जा किया उसने, और बयाना किसको सौंप दिया है? मेहंदी ख्वाजा। अब बयाना किला वापस लेने के लिए कौन जा रहा है? तो मेहंदी ख्वाजा ने उसको मैसेज किया बाबर को कि भाई तूने मेरे को कहा था बैठने के लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, पर सांगा वापस आ रहा है लेने के लिए। तो बाबर ने कहा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लड़ो। उसने कहा काय लड़ो, सेना कम है, कैसे लड़ेंगे? तो उसने कहा चिंता मत करो, मैं सेना और भेज देता हूँ। तो बाबर एक सेनापति भेजता है, सुल्तान मिर्जा। तो दो सेनापति हो गए, मेहंदी ख्वाजा पहले से बैठा है, एक नया सेनापति बन के कौन है? सुल्तान। सांगा दोनों को पीटता है ढंग से। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। जब मुगलों की सेना भाग रही थी ना, तो मुगलों के पास में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, तासा। कौन सा था? जैसे अपने होते हैं ढोल नगाड़े, वैसे मुगलों का एक वाद्य यंत्र कौन सा था? तासा। वो तासा मेवाड़ वाले लूट के लाए थे। ये भी बड़ी चीज मानी जाती थी कि आपके वाद्य यंत्र लूट लिए, आपके हमने हथियार लूट लिए। तो कोई पूछेगा कि कौन से युद्ध में मेवाड़ वालों ने मुगलों का तासा छीन लिया था? तो ढोल नगाड़े नहीं बजाएंगे, सेना को इकट्ठा करने के लिए बजाएंगे, जीत जाएंगे तो बजाएंगे। तो युद्ध में तो वाद्य यंत्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होती थी। मुगल बाबर की बात क्यों बोलेंगे? पहले से ही बोलते हैं। जो मंगोलिया के लोग हैं वो मंगोल 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 करते करते मुगल। तो कौन सा वाद्य यंत्र छीना इनसे? तासा। अब बयाना पर वापस सांगा का क्या हो गया? कब्जा। और जैसे इधर बयाना पे कब्जा हुआ, तो आगरा में कौन बैठा है? बाबर। बाबर ने आगरा किसे छीना? इब्राहिम लोदी। किसे? इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था महमूद लोदी। कौन था? वो सांगा के पास आ गया। किसके पास आ गया? दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। सांगा का दुश्मन कौन? बाबर। लोदियों का दुश्मन कौन? बाबर। तो महमूद लोदी ने सांगा को कहा भाई हमें आगरा दिला। क्या दिला? सांगा को लगा नजदीक तो ही, बयाना तो बैठे ही हैं, 70-80 किलोमीटर तो और जाना है। उसने कहा चल तो चलते हैं। तो सांगा यहां से बयाना से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ऑब्वियस सी बात है, अब बाबर को पता चलेगा कि लोदी किसको ला रहे हैं? सांगा को। या लोदियों के सांगा के बीच में क्या हो गया? अलायंस हो गया। तो बाबर अपना आगरा बचाने के लिए निकलेगा। तो बाबर आगरा से आगे आता है, ये बयाना से आगे आते हैं। बीच में एक जगह खानवा। कौन सी है? पर आप अब खानवा लास्ट युद्ध है सांगा का, इसके बाद कोई युद्ध नहीं हुए, इसके बाद सांगा की मृत्यु हो गई थी। पर आप देख लो सांगा की सारी लड़ाइयां इतनी इतनी दूर है, और भाई के एक, जब खानवा लड़ने गया था ना सांगा, तब उसके एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक कान नहीं था, उसके बावजूद वो लड़ने गया है। तो डाकी था डाकी, कोई मरने से डरे न कोई और डरे। युद्धों में कट गए, पैर में तीर लगा था, उसके बाद पैर से ढंग से नहीं चला जाता था, हाथ कट गया था उसका, आंख पहले भाइयों के साथ ही फूट गई थी उसकी एक। पर आप ये देखो ना, उसके बावजूद बंदे में कितना साहस है। यहां कल कोचिंग क्यों नहीं था? जुकाम थी। बाबर अपनी डायरी लिखता था। क्या लिखता था? बाबर की डायरी का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? वो डेली लिखता है। तो वो इस खानवा की लड़ाई से पहले लिखता है कि जब मैं काबुल में था। क्या लिखता है बोलो? तो सांगा के कुछ लोग मेरे पास गए। किसके? सांगा के कुछ लोग मेरे पास गए, और उन्होंने मुझे जाकर कहा कि भाई बाबर, हमें हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी परेशान करता है। कौन परेशान करता है? इसलिए तू हिंदुस्तान चल और इब्राहिम लोदी को मार के और हमें उससे छुटकारा दिला, और हम तेरे साथ मिलकर लड़ेंगे। तो मैं सांगा के कहने पर हिंदुस्तान आया। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी से लड़ा, लेकिन इस सांगा ने पानीपत की पहली लड़ाई में मेरी कोई सहायता, इसलिए इसको मैं सबक सिखाना चाहता हूं। ऐसा बाबर लिखता है। कौन लिखता है? कि सांगा ने मेरे को भारत में बुलाया, लेकिन मेरी भारत में किसी प्रकार की सहायता नहीं की। इन्होंने प्रॉमिस किया था हम सहायता करेंगे, लेकिन इन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, वचन भंग किया है। क्या किया है? वचन मतलब प्रॉमिस, भंग मतलब क्या कर दिया? तोड़ दिया। ऐसा कौन लिखता है? वादा खिलाफी का, वादा तोड़ने का, वचन तोड़ने का, है ना, सहायता ना करने का कोई भी बात। ऐसा कौन लिखता है? बाबर। कौन लिखता है? बाबर। पर यह कहानी ऐसे आदमी को भी समझ में आ जाएगी जो स्त्री ना पढ़ा हुआ भी हो, कि बाबर यह कहता है कि मेरे को सांगा ने इब्राहिम लोदी के लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया? उस इब्राहिम लोदी को सांगा पहले उसके घर में जाके 2 बार हरा चुका था 7 साल पहले। तो इब्राहिम लोदी किसी प्रकार का कोई रोड़ा। फिर दूसरा, यदि सांगा ने इब्राहिम लोदी के लिए बाबर को बुलाया, फिर बाबर और सांगा क्यों लड़ रहे हैं आपस में? जबकि सांगा तो चला के बाबर से लड़ने के लिए गया, आगरा की तरफ, वहां पर चला के चला गया। तीसरा, बाबर के अलावा इस बात को किसी ने नहीं लिखा है।
उस टाइम के जितने भी हिस्टोरियन थे, बाकी ने लिखा है बाबर क्यों आया, ये बात लिखी है बाबर ने क्यों आया, और सबने एक ही नाम लिखा है कि आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। कौन बुला के लाए? पर बाबर अपनी डायरी के अंदर लिखता है कि मेरे को किसने बुलाया था, सांगा ने। कारण है, बंदा अपना जब लिखता है तो अपना पक्ष लिखने का प्रयास करता है। इब्राहिम लोधी मर गया था, अब वो किससे लड़ने के लिए जा रहा था, सांगा। तो उसने लिखा भाई सांगा से मैं इसलिए लड़ने के लिए जा रहा हूं क्योंकि सांगा ने मेरे को बुला लिया, लेकिन मेरी किसी प्रकार की कोई सहायता। आई बात समझ में? अब पर आपने एक लिखना भाई बाबर तो अपना कारण देता ही है, वो क्यों लड़ रहा है वो तो कारण देता है। बाकी इसका कारण वैसा है कि किसी एक व्यक्ति का आरएस में सिलेक्शन हो जाए और बाद में वो पटवारी का पेपर देने के लिए और किसी को अपनी तरफ से भेजे। मतलब सांगा इब्राहिम लोधी को तो हरा चुका था, कब का ही हरा चुका था, और फिर वो कह रहा है कि इब्राहिम लोधी उसको परेशान कर रहा था इसलिए मैं उसकी सहायता करने के लिए आया था। इब्राहिम लोधी को सांगा परेशान कर रहा था, सांगा को इब्राहिम लोधी परेशान नहीं कर रहा है। दूसरा, अभी भी सांगा खानवा में लड़ रहा है। कहां पे लड़ रहा है? आप अभी गूगल करोगे ना तो खानवा चित्तौड़ से 525 किलोमीटर है। कितना है? आगरा से 70-75। अभी भी वो तेरी बाउंड्री में घुसा हुआ है, अभी वो बयाना और खंडार पे कब्जा किए बैठा है। इसका मतलब इतना शक्तिशाली है कि इब्राहिम लोधी तो उसको किसी प्रकार से परेशान नहीं कर रहा था। पर एक कारण बाबर की तरफ से कारण है तो अपने कारण लिख लेते हैं। अब खानवा के अंदर सेनाएं आमने सामने पड़ी है, एक तरफ सांगा की सेना पड़ी है, एक तरफ किसकी सेना है, बाबर। बाबर के पास में दो एडवांटेज है। एक, बाबर पहला आदमी था जो नॉर्थ इंडिया में तोप लेके आया था। नॉर्थ इंडिया में, इससे पहले नॉर्थ इंडिया में बारूद नहीं था। साउथ इंडिया में बारूद आ गया था, पुर्तगाली ले आए थे। कौन लेके आ गए थे? पोर्तुगीज। वास्को डी गामा जब आए थे तो वास्को डी गामा तोपे वगैरह उधर लेके आ गए थे, बट नॉर्थ इंडिया में पहला आदमी जो तोपे लेके आया था वो कौन था? वरना पहले बंदूकें वाली ये नहीं थी, पहले वो लड़ाइयां थी, तलवारों की लड़ाई, भालों की लड़ाई, है ना, सब वो लड़ाइयां थी। पर बाबर इधर तोपे लेके आ गया था, तो पहली बार उसी के पास तोपे हैं, सामने वालों के पास तोपे नहीं। दूसरा, बाबर का एक एडवांटेज ये था कि दोनों अपने अपनी लोकेशन लेके बैठे, बाबर बैठा और सांगा बैठा है। बाबर ऊपर बैठा था, ऊंचाई पे बैठा है बाबर, और नीचे कौन बैठा हुआ है, सांगा। यदि आप ऊपर बैठे और आपके पास तोपे हैं तो आप एडवांटेज में हो, है ना भाई। सामने वाला पक्ष आएगा तो ऊपर से, दो तोपे थी उसके पास, ऊपर से यदि तोपे चलने लगी तो सामने वाला ऊपर ही नहीं चढ़ पाएगा आपकी तरफ, तो वो दो एडवांटेज के अंदर तो था। पर उसकी सेना थोड़ी कम थी और बाबर की सेना थोड़ी, सॉरी, सांगा की सेना थोड़ी ज्यादा थी। पहले तैयारी, अपने हिंदुस्तान में लड़ाई होगा ये ठीक था, ये नहीं था कि उधर से भागे आ रहे इधर से भागे आ रहे, चलते ही लड़ लिए। महीने महीने तैयारियां करते थे, सेनाएं पड़ी रहती, वो अपनी तैयारियां करते, ये अपनी तैयारियां करते। जब तैयारियां चल रही है और बाबर को लगा कि अब मेरी तैयारियां कंप्लीट है, अब मेरे को लड़ना चाहिए, तब बाबर से 17 मार्च की लड़ाई है तो 16 मार्च को बाबर अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके पूछता है, हाउस द जोश? सबने कहा लो सर। क्या बात करते हो, डाउन एकदम ही लो हो रखा हमारा जोश तो कोई हाई कैसे? कल हमें सांगा से लड़ना है और तुम ऐसे कह रहे हो। उनका सर हमें तो आज लड़ना, कल लड़ना, आपको लड़ना, हमें नहीं लड़ना। क्यों? तो हुआ क्या था, सैनिकों को जब बाबर अफगानिस्तान से भारत में लेके आया था, भाई काबुल कहां से आया था? काबुल से। काबुल कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। तो जब वो लेके आया था दिल्ली इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए, तब वो फौजियों को इकट्ठा करता अफगानिस्तान में, वहां कहता लो मेरी सेना में आओ, हिंदुस्तान चलते, मेरी सेना में भर्ती हो। नहीं नहीं भर्ती की उसने। तब उसने अपने फौजियों को यह कहा था, हम हिंदुस्तान चलेंगे, वहां से धन लूटेंगे और वहां से महिलाएं लूटेंगे। क्या क्या? धन लूटेंगे और महिलाएं लूटेंगे, और उसके बाद वापस अफगानिस्तान आ जाएंगे। फौजी इस चक्कर में आए थे कि हमें धन लूटना और हमें महिलाएं, उन्हें दोनों लूटे, यहाँ पे धन लूटा और यहाँ पे महिलाएं लूटी, बस वापस नहीं गए। इसलिए बाबर तो पूरे परिवार को लेके आया था साथ में, इसलिए बाबर तो सरवाइव कर सकता है इधर, फौजी तो अकेले आए थे। तो फौजियों के तो वापस संदेश से आते हैं टाइप की हालत थी, उनके घर से मैसेज आ रहे थे भाई साहब कब आओगे, और बाबर वापस जाने का नाम नहीं ले रहा था। एक तो वो ये थे। दूसरा, आए हुए उनको साल भर हो गया था, 1526 में पानीपत की लड़ाई के टाइम आ गए थे, साल भर हो गए तो उनको अपने घर की याद भी आ रही थी। तीसरा, बयाना की लड़ाई में सांगा ने बाबर को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था, इसलिए फौजी डरे हुए थे, इससे कहां लड़ना है। मुसलमान राजाओं की एक बहुत अच्छी विशेषता थी, वो दुश्मन का पूरा पता लगाते। तो जब बाबर ने महीने भर बीच में गैप है, बयाना और सांगा, बयाना और खानवा में 1 महीने का गैप है, इस 1 महीने में जब सांगा के बारे में पता लगाया तो पता चला कि सांगा के एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो डाकी है। तो फौजियों ने उसको कहा कि भाई साहब, जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो इसमें तेरा घाटा, उसका तो करेंगे क्या उसे लड़के अपने। बाबर को लगा यार मरा दिया है, तो बाबर ने कहा नहीं तुम चिंता मत करो, हम मुगल है, मुगल, हम कुछ भी कर सकते हैं।
उनका देखो जहां तक कुछ भी करने की बात है, अभी महीने भर पहले बयाना में लड़ाई हुई थी और उसमें भी मुगल ही लड़े थे। ये मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा भी दोनों मुगल ही है, और इनका वीडियो पड़ा हमारे पास, उसने धोतियां खोल ली थी, नागे बगाए नागे इनको। क्यों लड़ना इस आदमी से, अपने को लड़ना, फौजियों ने साफ साफ मना कर दिया लड़ने से, बाबर को लगा मरा दिया, यदि फौजी नहीं लड़ेंगे तो बादशाह करेगा क्या। तो बाबर ने एक शानदार सा भाषण दिया, बाबर भाषण अच्छा देता था। उसने कहा तुम क्या सोचते हो कि बाबर खुद के लिए लड़ता है, उनका सोचते नहीं है खुद के लिए लड़ रहा है। तुम क्या सोचते हो कि बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, कहा नहीं, ना तो बाबर खुद के लिए लड़ता है, ना बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है। ये मजहब की लड़ाई है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस किनारे से लेकर उस किनारे तक इस्लाम का झंडा फहरा दिया जाए। ये जिहाद है, जिहाद क्या है, जो धर्म की लड़ाइयां होती है उनको क्या बोलते। यदि तुम ना भी लड़ोगे तो बाबर अकेला लड़ेगा, अगर बाबर जिंदा रहा तो बाबर गाजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गाजी। जो इस्लाम की लड़ाई लड़ते, जो धर्म की लड़ाई लड़ते, उनको क्या बोलते हैं, गाजी। और बाबर मर भी गया तो बाबर को किसी प्रकार का कोई रंज नहीं है, बाबर शहीद कहलाएगा, जन्नत नसीब होगी बाबर को, 72 हुरे मिलेगी बाबर को, है ना, अप्सराएं डांस करेगी बाबर के लिए उधर। थोड़ा यूं इस्लाम कान, मजहब कान, इस प्रकार की बातें की तो थोड़ा कई फौजियों में करंट आएगा, अरे यार धर्म की बातें कर रहा आदमी। ये देखो एक फौजी साहब थे, वो खड़े, उनका बाबर, ब्रो एक मिनट, तेरे मुंह से अल्लाह ताला, इस्लाम, मजहब, ये बातें अच्छी नहीं लगती, फर्जी आदमी दारूड़ी है। बाबर एनी टाइम पिया हुआ रहता था, बाबर गजब दारूड़ी आदमी था। मतलब उसकी बाबरनामा आप पढ़ लो तो वो वैसे लिखता है कि सुबह सुबह उठान, शरीर टूट रहा था तो एक पेग लेना पड़ गया, दोपहर में तो मेरा एकदम भी मूड नहीं था, कोई रिश्तेदार आ गए थे उनके चक्कर में 2 पेग लेने पड़े, शाम को तो हालांकि बारिश ही हो रही थी, अब रिमझिम छिंटों में तो कौन नहीं पीता, फिर मैंने 2-1 पेग लिए थे, सारे दिन पिया हुआ रहता था। मुगलों में 2 बादशाह ऐसे हुए जो खूब दारू पीते थे, बाबर और जहांगीर। कौन कौन, दोनों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। मतलब पिया हुआ आदमी कुछ ही कर सकता है। बाबर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और जहांगीर ने। तो कोई पूछे कौन कौन से मुगल बादशाहों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, दोनों। यार अकबर इतना बड़ा बादशाह हुआ, अकबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखी, अकबर अनपढ़ था, उसको लिखना ही आता नहीं था वरना क्या बता वो भी लिख लेता। तो दोनों अच्छे दारूड़ी थे। बाबर खूब दारूड़ी आदमी था। बाबर ने तो जब दारू छोड़ दी थी ना, उसके बाद वो डायरी में लिखता है कि क्या जानो तुम दारू का स्वाद भाई साहब, अब जब मैंने छोड़ दी है तो आंतड़े टूटते अंदर से आंतड़े। और जहांगीर, जहांगीर तो इतना भला आदमी था बेचारा इस मामले में। जहांगीर लिखता है कि पहले मैं पीता ही नहीं था, फिर एक दिन शिकार खेलने के लिए गया था, वहां मैं थक गया था, मेरे साथ कुछ राजस्थान के लोग थे, उन्होंने मुझे कहा सर एक ये थोड़ा सा एक घूंट में ले लो, हाँ हाँ तरंग आ जाएगी आपके। फिर जहांगीर कहता है कि मैं डेली दिन में लेता हूँ 14 पेग, शाम को लेता हूँ 6 पेग। लिखता है वो बाकायदा पेग की संख्या लिखता है कि दिन में 14 पेग लेता हूँ, शाम को 6 पेग लेता हूँ। अच्छा जहांगीर इतनी दारू पीता था कि जहांगीर तो राज करता ही नहीं था, उसकी रानी राज करती थी, नूरजहां। कौन करती, और जहांगीर नूरजहां से खूब प्यार करता, उसको सौंप रखा था कि तू जाने तेरा काम जाने, खुद पिया हुआ पड़ा रहता था। तो लिखता है एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे। बोलो देखे, एक बोतल तो शराब मिल जाए, आधा किलो मीट कबाब मिल जाए। एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब, राज नूर जहांदा होवे। बोलो, पावे खरा होवे चे पावे खराब होवे, पावे खरा होवे चे पावे खरा, राज नूर जहां का होना चाहिए, भले ही वो अच्छा हो या भले ही बुरा हो, फिर अपने को कुछ ही नहीं चाहिए एक बोतल शराब और आधा किलो कबाब के अलावा। तो दोनों ही अच्छे दारूड़ी आदमी थे। तो बाबर जब ये भाषण दे रहा था तब भी उसके हाथ में गिलास था। तो फौज साहब खड़े हुए, फौज साहब ने कहा कि मंगते आदमी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है और तू शराब पीता है। बाबर को लगा यार ये तो दिक्कत होगी, बाबर ने गिलास फेंक दिया। बाबर ने कहा बाबर कसम खाता आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। तो जब अंदर पेटी पड़ी है बाबर ने कहा सब की सब फेंक दी जाए। इतने में एक फौज साहब और खड़े, उसने कहा बाबर कुरान शरीफ ये भी फरमाती है कि मुसलमान व्यापारियों से मुसलमान राजा टैक्स नहीं लेगा, मुसलमान व्यापारियों से मुसलमान राजा। और बाबर मुसलमान व्यापारियों से एक टैक्स लेता था, तमगा। कौन सा टैक्स लेता, बाबर ने कहा बाबर कसम खाता है आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा। तो बाबर कहता है कल युद्ध नहीं है, कल जिहाद है, जिहाद। युद्ध नहीं है, क्या है, जो धर्म के लिए लड़ाइयां होती है उनको क्या बोलते। आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं तमगा कर। अरे बड़ा गजब आदमी था हसन खान मेवाती। ये पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ता है। पानीपत की लड़ाई में किसकी तरफ से लड़ता है,
इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया, जीता कौन उसमें? बाबर। हसन खान मेवाती के एक बेटे को बाबर गिरफ्तार कर लेता है, नाहर खान को। किसको? तो नाहर खान किसकी जेल में? बाबर। अब बाबर लड़ने के लिए आ रहा है सांगा से, तो बाबर को भी तो लोगों की आवश्यकता है। तो बाबर को लगा हिंदुस्तान में मेरी सहायता कौन कर सकता है, तो लोगों ने उसको कहा कि यदि तू नाहर खान को छोड़ दे तो हसन खान मेवाती तेरी साइड में आ जाएगा। बात भी ठीक है, बेटे को छोड़ देंगे तो बाप साइड में आ जाएगा। तो उसने नाहर खान को छोड़ा और नाहर खान को छोड़ के जाओ तुम्हारे पिता के पास और मेवात से सेना लेकर मेरी सहायता करने के लिए खानवाओ। नाहर खान गया मेवात, उसने जाकर कहा कि अब्बा पिताजी चलते हैं अपने बाबर की सहायता करने के लिए। खानवा के अंदर आए दोनों बाप बेटे, खानवा के अंदर सहायता की, सांगा की। किसकी की? हिंदुस्तान का बंदा था, हिंदुस्तान का बंदा किसी विदेशी की सहायता कैसे करेगा? बाबर बाहर से आया था। हसन खान मेवाती किसकी तरफ से लड़ा है? तो बाबर ने भले ही बेटे को छोड़ा पर दोनों बाप बेटे किसकी तरफ से लड़े? किसकी तरफ से? सांगा। अब ये कुछ लोग हैं जो किसकी तरफ से आए थे? सांगा के। सेना आमने सामने पड़ी, जब सेना कई दिन तक पड़ी रहती तो बातचीत भी चलती, आपस में बातचीत चलती रहती, संधि कर लो, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हम इतना दे देंगे आपको, इतना दे देंगे। तो सांगा की तरफ से बातचीत करने के लिए गया था सलहदी तंवर। कौन गया था? सलहदी तंवर। लिखा हमने सलहदी तंवर, कहां का? रायसेन। तो बाबर इसको ये कहता है कि मैं नहीं लड़ना चाहता। बाबर खुद को लग रहा है कि यार पार पड़ेगी नहीं, लंबी चौड़ी सेना सामने आई हुई है, मैं नहीं लड़ना चाहता। मेरे पास दो जगह है, दिल्ली और आगरा। क्या है? एक तुम दे दो, एक मुझे दे दो। एक तुम रख लो, एक दिल्ली में रख लेता हूं, आगरा तुम रख लो। तो सलहदी तंवर के माध्यम से बाबर सांगा से संधि का प्रस्ताव रखता है। किसका प्रस्ताव रखता है? तो कोई पूछेगा कि बाबर जब सांगा से संधि करना चाहता था तो कौन बातचीत कर रहा था, मीडिएटर कौन था? कौन था? सांगा ने साथ वाले मंत्रियों संतरियों से पूछा भाई क्या विचार है? बाबर तो कह रहा है कि एक मैं रख लेता हूं, एक आप रख लो। उनका ना दिल मांगे मोर दोनों। बाबर क्या मांग रहा है भाई साहब? बाहर का आया हुआ आदमी, काहे की दिल्ली काहे का आगरा, दोनों हमारे हैं, दोनों अपने लेंगे, दिल्ली और आगरा लेंगे। लेकिन बातचीत से जब पार नहीं पड़ी तो अब obvious सी बात है क्या होगा? युद्ध होगा। तो अब युद्ध हुआ। कुछ ऐसे है इनका युद्ध। इधर आपके बाबर खड़ा है अपनी सेना लेके और उसके पास में दो तोपे हैं। उसके पास में क्या? दो तोप। इधर आपके सांगा की सेना खड़ी है। पर सांगा की सेना कुछ ऐसे खड़ी है। सांगा की सेना में अलग अलग राजा थे कि मान लो वागड़ का उदय सिंह है, वो अपने कुछ लोग लेके खड़ा है। सलूम्बर का रतन सिंह चुंडावत अपने कुछ लोग लेके खड़ा है। फिर कोई आपका मालदेव खड़ा है, कल्याणमल खड़ा है, या मान लो कोई दूसरा सांगा खुद खड़ा है बीच में इधर। ऐसे सब अलग अलग अपनी अपनी टुकड़ियां लेके खड़े। शुरुआत में आक्रमण प्रारंभ हुआ, सबसे पहले इधर से क्या चली? तोपे। तो मामला आउट ऑफ सिलेबस हो गया, पहली बार आई थी ना। तो शुरुआत की जो सामने वाली विंग थी पूरी उड़ गई। जो सामने लड़ रहे थे वो तो पूरे पूरे, जो भी सामने गए हैं उन तोपों के सामने गए, वो सारे के सारे उड़े। तो इनके समझ में नहीं आ रही ये क्या मामला होता जा रहा है। दूसरी दिक्कत ये भी कि जैसे तोपे चली और सामने, अच्छा अपने ये था मुसलमानों के अंदर ये था कि राजा खुद लड़ता ही नहीं था। बाबर यहां कहीं बैठा है पीछे और बाबर बैठ के केवल कह रहा है तुम जाओ आगे, अब तुम जाओ तुम जाओ। अपने राजा खुद लड़ता था, सांगा खुद खड़ा है, हाथ नहीं पैर नहीं आंख नहीं कान नहीं, फिर भी खुद लड़ रहा है। वो खुद आया हुआ था बीच में, एकदम युद्ध के बीच में खड़ा होकर डायरेक्शन दिया करता था। तो जब अब दिक्कत ये सब राजा अपनी अपनी सेना लेके आए। वागड़ का उदय सिंह अपने 7,000 फौजी लेके आए, तो 7,000 फौजी किसके पीछे आए? उदय सिंह। वो किसके पीछे है? उदय सिंह खुद भी लड़ने के लिए आएगा। तोपें चली, उदय सिंह भी तो मर सकता है। ये थोड़ी गोली केवल सैनिक के लगेगी, सेनापति की नहीं लगी, उदय सिंह की लग गई। यदि उदय सिंह की गोली लग गई तो उसके 7,000 फौजी अब नहीं लड़ते, वो तो हम तो जिसके साथ आए थे वो तो मर गया, तो सेना बाहर निकल जाती। तो इनको डबल नुकसान हुआ, इनके सेनापति मरे और वो जो सेनापति मरे उनकी सेनाएं धीरे धीरे युद्ध के मैदान से क्या होने लग गई? बाहर निकलने लगे। एक दूसरा, अपने यहां सेनाओं में हाथी बहुत ज्यादा होते, घोड़े थोड़े कम होते, हाथी क्या होते? ज्यादा होते। हाथियों के लिए भी तो मामला आउट ऑफ सिलेबस था, इतने धमाके उन्होंने नहीं सुने थे, तो हाथी भागने लग गए। जब हाथी भागने लगे तो आपकी सेना तितर बितर हो गई। आपने एक पूरा फॉर्मेशन बना रखा है, यहां लड़ेंगे यहां लड़ेंगे यहां लड़ेंगे, इससे लड़ेगा इससे लड़ेगा इससे लड़ेगा, पर आप खुद ही ऐसे हो रखे हो, कौन किधर जा रहा है आपके खुद के नहीं समझ में आ रहा है। तो शुरुआत वाली में बाबर लीड के अंदर रहता है। जब ये सब स्थितियां होने लगी तो सांगा को लगा मामला उलझ गया, अपनी सेना मरती जा रही है, सेनापति मरते जा रहे हैं, सेना बाहर निकलती जा रही है, हाथी भागते जा रहे हैं, सेना की समझ नहीं आ रहा कहां खड़ा हुआ जाए। तो दो निर्णय लिए इन्होंने, एक तो इन तोपों से थोड़ा साइड में हटके लड़ो,
थोड़ी देर बाद में इनको समझ में आ गया इनसे मर रहे, इनके सामने जाना ही नहीं, थोड़ा इधर होके लड़ लो, थोड़ा इधर होके लड़ लो। पर एक सांगा ने ये कहा कि मुझे सबसे आगे लेके जाओ, मैं जब सबसे आगे खड़ा रहूंगा तो जो सेना वापस जा रही है ना, ये जाएगी नहीं। और सेना में कॉन्फिडेंस आएगा, अगर राजा खुद लड़ रहा था अपने को लड़ना चाहिए, और होता भी है। सेनापति खुद आगे मोर्चा तान के खड़ा हो जाए तो फिर सेना लड़ती है। अब सांगा खुद आ जाता है, सांगा खुद आगे आ जाता है और वापस लड़ना शुरू करते हैं, और वापस अब की बार इसको पीछे धकेलते हैं, इनको पीछे हटना पड़ता है। सांगा यहाँ पे आगे पूरी व्यवस्था संभाल लेता है। बाबर को यहाँ बैठ के लगता है कि मामला गंभीर होता जा रहा है, अपने वापस डिफीट खाते जा रहे हैं। तो अब बाबर को एक बात समझ में आई, सबसे आगे कौन लड़ रहा है? यदि सांगा मर जाए तो फिर तो सारी सेना ही वापस चली जाएगी। भाई सांगा आ गया है तो सेना में कॉन्फिडेंस आया कि हमें लड़ना है, तो सांगा ही मर जाए तो सेना अपने आप पीछे जाएगी, ये निराशा के अंदर जाएंगे, डिसअपॉइंट होंगे, आले राजा ही गया यार, अब तो क्या करेंगे लड़के। तो उसने अपने एक 2000 तीरंदाजों की टीम थी, 2000 तीर चलाने वाले लोग थे, उनको कहा सारे के सारे तीर सांगा भी मर जाए। तो साहब ये तो है नहीं कि सांगा कोई अकेला खड़ा है, उसके भी तो चारों तरफ सिक्योरिटी होती थी, राजा भले आगे गया पर चारों तरफ सिक्योरिटी लेके जाता था। अब कैसे पास पहुंचेंगे? उसने कहा तुम तो तीर चलाओ, क्या होगा यदि 1999 में मर भी जाएंगे तो? एक भी आदमी का तीर सांगा के लग गया, अजी अपने हाथ में है। वही हुआ। फिर क्या, अपने राजा हाथी पे बैठ के लड़ते, हाथी में भी, हाथी के अंदर भी स्टेज बनाते बाकायदा, होदा होदे पर बैठता, फिर राजा मुकुट लगाता तो राजा दूर से दिखता कि राजा है, इसलिए निशाना लगाना बड़ा सरल हुआ करता था। तो सारे के सारे तीर किधर चलने लगे? सांगा की तरफ। तो एक तीर सांगा के लगता है, सांगा फिर भी नहीं मरा, पर सांगा गिर जाता उस होदे में। अब कोई बंदा यहां पे खड़ा खड़ा लड़ रहा है, पीछे गिरेगा तो एकदम पीछे तक दिखेगा। तो ये जो सेना थी इसको दिखा गया, राजा तो मर गया, ये सेना पीछे इतने लगी। वापस एक बार कौन लीड में है? बाबर ने ये लीड में। इन्होंने वापस स्थिति संभाली, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, सांगा को फटाफट हाथी से नीचे उतारा और कहा हाथी पे एक दूसरे बंदे को सांगा का मुकुट देके बिठा दिया जाए। इसको थोड़ी पता है यहां कौन खड़ा है, इनको तो मुकुट ही तो दिख रहा है, तो वापस लड़ाया जाए। सामने वालों को थोड़ी पता है सांगा या कौन है, इनको भी तो मुकुट ही दिख रहा है, तो इनको भी ये ज्यादा जोश में नहीं आएंगे। इनको लगेगा नहीं नहीं राजा सही है, हाथों हाथ वापस ऊपर बैठा है। तो रतन सिंह चुंडावत को कहा गया तुम बैठो। किसको? साल उम्र का है, उसने कहा ना, राजा की सीट पर तो मेरे पूर्वजों ने बैठने से मना कर दिया था, मैं नहीं बैठूंगा। चुंडा ने मना किया था कि राजा मैं नहीं बनूंगा, राजा कौन बनेगा? मोकल। यही तो बात हुई थी, राजा की सीट पर मेरे परिवार का तो कोई आदमी बैठेगा, हम लड़ेंगे मेवाड़ के लिए, जी जान लगा देंगे, पर राजा वाली सीट पे जाके नहीं बैठेंगे। तो बिठाया गया झाला अज्जा को। किसको बिठाया गया? झाला अज्जा। सादड़ी का झाला अज्जा पड़ा है, झाला अज्जा को फटाफट सांगा वाला मुकुट दिया गया और झाला अज्जा को बिठा दिया गया। वापस कंट्रोल किया इन्होंने, पहले ये लीड में, फिर ये लीड में, फिर ये लीड में, फिर ये लीड में, फिर मामला बराबरी का लेके आए। लगभग सांगा को बाहर लेके गए इलाज वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे झाला अज्जा लड़ रहा है। अब बाबर ने अपना लास्ट दांव फेंका, जो उज्बेकिस्तान से सीख के आया था। कहां से सीख के आया था? उज्बेकिस्तान में उनके लड़ने का तरीका था, उसको बोलते थे तुलगुमा। बाबर खुद उज्बेक था, उज्बेकिस्तान से आया था, और लड़ने का तरीका कौन सा था? तुलगुमा। ये कहता है अपने लड़ने का तरीका ये था कि मैं एक सैनिक हूं, मेरे सामने एक सैनिक लड़ेगा, मतलब इससे ये लड़ेगा, इससे ये लड़ेगा, इससे ये लड़ेगा, आमने सामने लड़ाई थी। तलवार से तलवार, भाले से भाला, तीर कमान से तीर कमान, अपने यू सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी। बाबर जो तुलगुमा ले गया था, तुलगुमा ये कहता है कि ये सेना लड़ रही है और सामने ये सेना लड़ रही है, आमने सामने की लड़ाई तो है। फिर उसने एक टुकड़ी इधर से उतारी और एक टुकड़ी इधर से उतारी, मतलब इस सेना को तीन तरफ से घेरा जाए, इधर से, इधर से, इधर से। अपने वालों को यह भी तो नहीं समझ में आया कि ऐसे भी लड़ाई होती है। आप एक बंदे से यूं लड़ रहे थे, इतने में एक आदमी आपको मारने के लिए इधर से आया, एक आदमी आपको मारने के लिए इधर से आया, तो इन्होंने कहा चिटिंग है, चिटिंग, सामने से हो। ऐसे लड़ाई थोड़ी होती है। तब तक ये समझते, तब तक इनको फिर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इनकी सेना पीछे हट गई। कुल मिला के युद्ध को बाबर जीतता है। कौन जीतता है? दो चीजें उसके पक्ष में गई जीतने में, तोप और तुलगुमा। तोप और ये दोनों इनकी देखी हुई नहीं थी। हमारे सामने सवाल यह है कि वह सांगा जो अब तक सारे युद्ध जीत रहा था, वो खानवा में कैसे हार गया? तो हम खानवा के बाद में क्या हुआ उसको देखते हैं। बाबर जब भारत में आता है तब भारत में दो बड़ी पावर थी, अफगान और राजपूत। कौन कौन थे? अफगान और राजपूत। अफगान पानीपत की पहली लड़ाई में हार गए थे, इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया था, और बचे कुछ अफगान थे, वो किसके पास में आ गए थे? सांगा। किसके पास आ गए? सांगा। पर खानवा में तो दोनों ही हार गए। अफगान लड़े हैं साथ में, अफगान भी हार गए और राजपूत भी हार गए। तो बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया, कठिन हो गया? यदि खानवा का युद्ध बाबर हार जाता तो क्या बाबर भारत में रह पाता? ये खुद ही कब्जा करके बैठ जाते। तो एक तो खानवा के युद्ध ने बाबर को भारत में एस्टेब्लिश होने का मौका दे दिया था। पानीपत के बाद एस्टेब्लिश नहीं हुआ, वो एस्टेब्लिश किसके बाद हुआ है? खानवा के अंदर सांगा घायल होता है,
घायल होने के बाद सांगा को युद्ध भूमि से बाहर लेके जाते हैं। अब सांगा का इलाज करना है, तो सांगा को इलाज के लिए लाए थे बसवा। कहां पे लाए थे? बसवा पड़ता है दौसा में, दौसा जयपुर के पास। तो अब सांगा को बसवा लाए हैं इलाज करने के लिए, तो जयपुर का राजा ही लाएगा। वही कहेगा साहब हमारे वेद जी हैं, तो लेके आया पृथ्वीराज। कौन लेके आया? यहां सांगा का इलाज हुआ, सांगा ठीक हुआ। सांगा ने ठीक होते पूछा कि भाई खानवा में क्या? वहां सांगा बेहोश हो जाता है। सांगा ने पूछा भाई क्या बात हुई, क्या चीजें हुई? उसको बताया कि खानवा के अंदर अपने हार गए बाबर। ये बाबर वापस आगरा की तरफ चला गया। तो उसने कहा वापस तैयारी करो, आगरा चलते हैं। तो समझाया कि सर अभी आप बीमार हो, बहुत ज्यादा बीमार हो, थोड़े दिन रेस्ट कीजिए, थोड़े दिन बाद चल लेंगे अपने। तो उसने कहा मैं वापस चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़। चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, जब तक बाबर को मारेंगे नहीं तब तक चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। तो रणथंभौर चला जाता है। कहां चला जाता है? बसवा दौसा में, रणथंभौर सवाई माधोपुर पास में पड़ता है, तो रणथंभौर रहता है। और बड़ा ही डिसअपॉइंट रहता है उन दिनों में सांगा। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार सकता हूं। अच्छा, उधर बाबर वापस आगरा गया। आगरा जाने के बाद बाबर को लगा भाई राजस्थान में तो आगे बढ़ने का मतलब नहीं है, पर कम से कम उसने राजस्थान वालों का खतरा टाल दिया, भाई राजस्थान वाले इधर नहीं आएंगे, अपने को भी नहीं जाना। पर बाबर को भी हिंदुस्तान में सर्वाइव करने के लिए और जगह तो चाहिए। सबसे बड़ी बात है रुपए चाहिए। रुपए सबसे अधिक थे मालवा और गुजरात। कहां कहां पे थे? तो वो मालवा पे कब्जा करना चाहता है। कहां कब्जा करना चाहता है? मालवा में एक बड़ा राजा है मेदिनी राय। कौन है? कहां का? एक पंथ दो काज। एक तो मेदिनी राय ने सांगा का साथ दिया था, इसलिए बदला लिया जाए, सांगा की तरफ क्या कर रहा था तू। और दूसरा, इसको और आगे इसके इलाके पे कब्जा किया जाए तो मालवा पे कब्जा होगा, अगर मालवा पे कब्जा होगा तो अपने पास में टैक्स ज्यादा आएगा। तो अब बाबर अगला युद्ध किसके खिलाफ करता है? मेदिनी राय। कहां पे हमला करेगा वो? चंदेरी। कहां पर? चंदेरी। सांगा को रणथंभौर में इस बात का पता चलता है कि बाबर कहां जा रहा है? चंदेरी जा रहा है। कहां जा रहा है? चंदेरी। सांगा ने कहा रवाना वापस। एक पंथ दो काज। बाबर मेदिनी राय पर इसलिए हमला करना चाहता है क्योंकि वो अपना दोस्त था, और मालवा पे कब्जा करना चाहता है। अपने भी मेदिनी राय की इसलिए सहायता करना चाहते हैं क्योंकि वो अपना दोस्त है, और बाबर से तो हार का बदला लेना ही है। तो सांगा रणथंभौर से रवाना होता है चंदेरी के लिए। कहां के लिए? उसके साथ वालों में आनाकानी थी। साथ वाले कह रहे थे नहीं 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 चलना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे चलना चाहिए। जो नहीं चलने वाले थे वो पक्ष बड़ा था। उनका कहना था भाई अभी अभी हम एक बड़ा युद्ध हारे हैं, बहुत सारे सेनापति अपने मारे गए, थोड़े दिन रुकते हैं, रुक के लड़ाई कर लेते हैं। फिर सांगा अभी तक पूरा ठीक भी नहीं हुआ है, आप अभी अभी घायल थे, इलाज करके मुश्किल से आपको खड़ा किया है, थोड़े दिन रुक जाते हैं फिर लड़ लेते हैं। तो सांगा नहीं माना, रवाना हुए। यूपी में एक जगह पड़ती है इरिच। कौन सी जगह है? वहां रुकी थी सेना, खाना वाना खाया था। साथ वालों ने फिर समझाया कि सर मत जाइए आगे, सांगा नहीं मानता है, तो वहां सांगा को खाने में जहर दे दिया गया था साथ वालों ने। हमें तो अपनों ने लूटा। पहले जहर, एक धातु होती है सीसा, लेड जो होती है लेड, उसको पीस के और मिला दिया करते थे। उससे क्या अंदर की आंतड़ियां फट जाती है और खून की उल्टियां होती है, वॉमिटिंग होती है, आदमी धीरे धीरे मरता है उससे। पर सांगा के तो जहर और असर नहीं किया। उसने कहा चलो, है ना, थोड़ी बहुत उल्टियां आ रही है, अब सेट कर लेंगे, वैसे इनो विनो पिला दो मेरे कुछ, मैं एकदम सेट हो जाऊंगा। वो यहां से रवाना होते हैं। फिर आगे चलने के बाद एक गांव और होता है कालपी। कौन सा आता है? यूपी में जगह। यहाँ सांगा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, यहाँ सांगा की डेथ होती है। फिर ऐसा कहते हैं सांगा की वहां से डेड बॉडी लेके आए थे, और भीलवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है मांडलगढ़। कौन सी जगह है? मांडलगढ़। कहां पर है? यहाँ सांगा का फिर अंतिम संस्कार किया गया, तो यहाँ सांगा की याद में छतरी बनाई गई थी।